गाय एक पालतू जानवर है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और एक पूंछ होती है। गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। दूध से दही और पनीर बनता है। गाय हरी घास, भूसा और खली खाती है। गाय स्वभाव से सरल और भोली होती है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। इब्राहिम उसको खाता है। काफी लोगों ने उनको भागकर पकड़ के इसको मार कर लाठियों से डंडों से काफी पिटाई करी और यहाँ तक कि उसको वहीं मौत के घाट उतार दिया। ये भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, ये लोग, इन्होंने कोई भी गलत नहीं किया। भैंसों को भी गाय बना देते हैं, बकरों को भी गाय बना देते हैं। हम उम्मीद करें पकड़ने के बाद वे उनको कोई प्यार से उसको कोई हाथ जोड़ेगा। तो गाय के अंदर केमिकल लगा के और इंजेक्शन लगा के गाय के थन फुला देते हैं और ऐसा लगता है कि ये गाय जबन है या ये गाय दूध देने वाली है। दूध के मारे लारो डेयरी पे दूध बेचे हो, दूध के मारे गाय लारो 50,000 रुपया लिया को घर से। उसको जान से मार दिया गया और मारा भी ऐसा है कि वो हाथ पांव अलग अलग तोड़ दिए गए। जब हम गाड़ी पकड़ते हैं वहाँ सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं और उनकी जो धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुँचती है और वो रोक नहीं पाते, उसको सजा मौके पर लोग देते हैं। उन्होंने मतलब खुलवाया तो ये कह रहे हैं कि इसमें गौ माता है, ये है वो है, बहुत सारी बात बोल करके उन्होंने बहाना ढूंढा, उसके बाद मारना शुरू किया। हमारे तो गाय काटे, हमारे मेहमान कल मैयत में आए, वो भी रुक गए। आस्था के नाम के ऊपर कत्लो गारत करने वाले लोग कतई तौर पे हिंदू नहीं हो सकते। उनके अनुसार हमने गलत किया, उनके व्यक्ति की यहाँ पे हत्या हुई। सर हम नहीं घबरा रहे हैं तो वो क्यों घबरा रहे हैं? हिंदुस्तान से गाय भैंस रखने भी खत्म होना चाहिए, पालने भी खत्म होना चाहिए। हिंदू भी मुस्लिम भी सभी खत्म करेगा। जब गुंडागर्दी इतनी हो रही है गौ रक्षा के नाम पर, तब तो बेहतर ये है कि भैया गाय बेचो भैंस रख लो। हम चूंकि हिंदू हैं, हम गौवंश की रक्षा के लिए उसको कसाई न काटे, वो अपनी मृत्यु को, अपनी सदगति को प्राप्त हो हमारा गौवंश। उत्तर प्रदेश में गाय मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में यम्मी है। आज जब भी रास्ते में पकड़ लेते हैं, मारपीट होती है, इसीलिए कहीं भी नहीं ले जाते। यहीं डॉक्टर को बुला के दिखला रहे हैं, कई दिन से बीमार चल रही है गाय। जो गोमांस खाने की वकालत करते हैं उन सबसे पूछना चाहूंगा, अगर जिसे तुम माँ कहते हो, अगर उसको हम काटें तुम्हें कैसा अच्छा लगेगा? ये कहना कि गौ माता है, ये निहायत बेवकूफ़ी की बात है। कोई जानवर एक इंसान की माता हो सकती है? गौ को बचाने वाले को गुंडे का दर्जा मिलता है, तो मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा बनने के लिए फख्र समझूंगा अपने आप को भी, मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और एक पूंछ होती है। कभी सोचा नहीं था कि स्कूली किताब में जिसे पढ़ा था उस गाय के निबंध का कभी ऐसा भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं था कि बीफ को लेकर देश में ऐसा बवाल भी मचेगा। गौमांस के नाम पर सियासत ने ऐसा चारा फेंका कि इंसान की जान पर बनाई और बूढ़ी और बेकार गाय दर बदर होकर भूख से मरने पर मजबूर हो गई। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं, गाय से डर लगता है। किसी को लग रहा है नजरें किसी और की बदल रही है, दहशत किसी और पर हावी है, मौत किसी और के हिस्से में आ रही है। इंसान और जानवर में कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला बाद में कर लेंगे। इंसान के हाथों इंसानी लहू बहाते इंसान बाद में देख लेंगे, पर पहले इन बेजुबान गायों की सुध ले लें।
भूख से मरती गाय, कंकाल बन चुकी गाय, बेघर होकर सड़कों पर भटकती गाय, बूढ़ी और बेकार हो जाने के बाद घरों से निकाल दी गई गाय, भूख मिटाने के लिए खेतों में घुसती गाय, जो खेतों में नहीं जा पाती, कूड़े कचरों से प्लास्टिक निगलती गाय। जी हाँ, यह हमारे आसपास की बदलती हुई तस्वीरें हैं, जहां लोग गाय को पूछते तो हैं, लेकिन न तो उसे पाल सकते हैं, न अपने घर में रख सकते हैं, न अपनी फसल खाने दे सकते हैं। गांव गौरक्षक और गौ माता के बीच ये बिगड़े सुरताल की तस्वीरें हैं। चलिए जानवर के बाद अब इंसानों की भी सुध ले लेते हैं। 28 सितंबर 2015 यही वो तारीख थी जब देश को पहली बार पता चला कि अपने घर के फ्रिज में खाने का सामान रखने पर भी किसी की जान ली जा सकती है। यही वो तारीख थी जब नोएडा का बिसाड़ा गांव अचानक हिंदुस्तान के नक्शे पर उभरा था। अखलाक नाम तो याद होगा। फ्रिज में मटन था या गोमांस, बस इसे एक सवाल ने अखलाक की जान ले ली, और इसके साथ ही गाय अचानक सियासत के सबसे ऊंचे पायदान पर थी। ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह न बीफ से कुछ लेना न गौमांस से, ड्यूटी पर थे। पास के गांव में इज्तिमा चल रहा था। अफवाह उड़ी, इज्तिमा में लोगों को बीफ परोसा जा रहा है। इज्तिमा से कुछ दूरी पर खेतों में जानवरों के कुछ अवशेष भी मिले। लोग उसे उठाकर थाने ले आए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह हिंसक भीड़ के हाथों ड्यूटी पर ही मारे गए। किस किस का नाम लूं? अखलाक का, रकबर का, तस्लीम का, पहलू खान का, जुनैद का, या फिर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का? अचानक एक शोर सा उठा था और उस शोर ने इन सबको निगल लिया। शोर के बीच में गाय थी, वो गाय जिसके नाम पर 2015 के बाद से अब तक करीब 125 हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। वो गाय जिसके नाम पर 46 इंसान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, 250 से ज्यादा जख्मी हुए। अब नाम गाय का है तो ये मत सोचिएगा कि ये सब जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर ढाए गए। गाय के नाम पर हुई हिंसा में देश के 14% हिंदू भी झुलस गए। हिंदुस्तान में गाय को शुरू से ही एक धार्मिक और पवित्र पशु के तौर पर देखा जाता रहा है, मगर अब से पहले कभी गाय को वो सियासी तवज्जो नहीं मिली जो अब मिल रही है। खासकर जब से 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का देश में राज शुरू हुआ, मानो सियासी तौर पर गाय का भी प्रमोशन हो गया। मोदी राज में गाय को जो ऊंचाइयां और बुलंदियां हासिल हुई, वैसे इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन गाय का दर्जा ऊपर जाने और कथित गौरक्षक दलों ने गाय की रक्षा के नाम पर जिस तरह से कानून अपने हाथ में लेने की शुरुआत की, वैसा भी पहले कभी नहीं देखा गया। पर ऐसा क्यों? अचानक गांव की तरफ सियासत का चारा क्यों फेंका जाने लगा? तो गाय और गाय की सियासत को समझने से पहले गाय का सच जान लेना जरूरी है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच करीब 19 करोड़ की आबादी गौवंश की है। इनमें से करीब 12.5 करोड़ गाय हैं। गौवंश में गाय, बछड़ा, सांड और बैल आते हैं, यानी भैंस गौवंश का हिस्सा नहीं है। गौवंश की 19 करोड़ की आबादी में से 18.4 करोड़ गांव में रहते हैं, जबकि 71 लाख शहर में। औसतन हर गांव में 306 गाय बैल होते हैं। भारत में एक गाय 2 से 3 साल तक दूध देने के बाद दूध नहीं देती। इसकी सबसे बड़ी वजह टीबी की बीमारी है। यह आंकड़े 2012 के पशु गणना के मुताबिक है, पर यहाँ मुद्दा
दूध या बीमारी का नहीं, बल्कि गौमांस पर खड़ी नफरत की तिजारत का है। लिहाजा जरूरी है कि पहले गौमांस और बीफ का फर्क समझ लें। दरअसल अंग्रेजी में अलग अलग तरह के मांस के लिए अलग अलग शब्द हैं। जैसे भेड़ और बकरी के मांस के लिए मटन शब्द है, मुर्गे के लिए चिकन है। इसी तरह से गाय के मांस के लिए बीफ शब्द इस्तेमाल होता है। बीफ फ्रेंच शब्द बफ से लिया गया है, लेकिन मटन की तरह भैंस और बैल के मांस को भी बीफ ही कहते हैं। यानी जब बीफ की बात होती है तो इसका मतलब सिर्फ गौ मांस नहीं होता, और यहीं से सारा विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि देश में गौ मांस पर तो पाबंदी है मगर बीफ पर नहीं। चुनावी मौसम में हमने देश के अलग अलग इलाकों में घूमकर ये समझने की कोशिश की है कि गाय का मुद्दा आने वाले चुनाव पर किस तरह असर डालेगा भी या नहीं। रकबर, जी हाँ, यही नाम था उसका। उम्र यही कोई 28 साल की रही होगी। उसने 21 जुलाई को इसी राजस्थान के अलवर में एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। रकबर को यहाँ पुलिस लेकर आई थी। असल में 20 और 21 जुलाई की दरमियानी रात को रकबर और उसके एक साथी ने तब खेतों में छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जब कुछ गांव वालों ने उन्हें गाय लाते हुए देख लिया था। हम दूध की गाय ला रहे थे पीने के लिए, वहाँ से जी बिदक गई जी, बन में घुस गई जी। हमने मालूम नहीं है जी, इसमें चिपका हुआ है जी। उन्हें फायरिंग कर दिया जी ऊपर। असलम और रकबर तो अलवर में मवेशियों की खरीदारी के लिए गए थे। रकबर के घर वालों का दावा है कि वो तो बकरीद के लिए बकरा खरीदने के इरादे से अलवर गया था, लेकिन भीड़ का शिकार बन गया। हम उनसे तो सुबह बकरा कह के आ जाओ जी, अगर मैं बकरा ला रहा हूँ, बकरा ही दिलूँ। और हमको तो खबर भी सुबह 8 बजे मिली इसकी। तो क्या लगता है किस तरीके से गाय लेके जा रहा था कि क्या नहीं जी, जा रहा था? नहीं, कुछ नहीं था जी। अब चाहे वो कुछ ही बना दो। 5 बजे गयो धंधो कर रहो, दूध के मारे ला रो, डेयरी पे दूध बेचे हो, दूध के मारे गाय ला रो, 50,000 रुपया लिया को घर से। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। रकबर के साथ हुई ज्यादती के एक चश्मदीद की माने तो उसे तो खुद पुलिस वालों ने ही बुरी तरह पीटा था। मेरी आंखों के सामने उसके साथ मारपीट हुई है। ऐसा नहीं है कि थाने में उसके साथ मारपीट नहीं, खूब सारी उसके साथ मारपीट हुई है। वो फिर भी ठीक था, ऐसा नहीं था कि वो उस समय मर जाए, ऐसी स्थिति में नहीं था, ना उसको हॉस्पिटल ले जाने की ऐसी स्थिति थी। इसीलिए उसको थाने में ही छोड़ के मौजी बोले पहले हम गाय को छोड़ के आते हैं, फिर इसको देखते हैं। वैसे रकबर खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में उसके साथ हुई ज्यादती की कहानी बयान करती है। उसके जिस्म पर 12 चोट के निशान मिले। उसका एक हाथ और एक पैर भी टूटा हुआ था, और तो और उसकी पसलियों और कंधे समेत कई जगहों पर चोटें थी, और बायां फेफड़ा भी जख्मी था। सितम देखिए कि रकबर खान तो मारा गया, लेकिन वो जिन गायों को खरीद कर लाया था वो इस वक्त अलवर की गौशाला में तंदुरुस्त और खुशहाल है। शायद इसलिए क्योंकि आपके और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए उनकी परंपराएं, विश्वास और मान्यताएं इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा मायने रखती हैं। रकबर कोई इकलौता ऐसा शख्स नहीं जो गाय की वजह से मारा गया, बल्कि इससे पहले भी कई और लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि ऐसा करने वालों ने अपनी परंपराओं, विश्वास और मान्यताओं को इंसानी जिंदगी से ज्यादा तवज्जो दी। दिसंबर 2017 में राजस्थान के अलवर शहर के नजदीक पुलिस ने 23 साल के एक नौजवान को गाय तस्कर होने के शक में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हमेशा की तरह इस कत्ल को भी एनकाउंटर का नाम दिया, मगर उस रोज न तो कथित गाय तस्करों की ओर से पुलिस पर कोई फायरिंग किए जाने के सबूत मिले, और न ही तस्करों की गोली से कोई पुलिस वाला ही जख्मी हुआ। ऐसे में स्थानीय मेऊ पंचायत ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े किए। पुलिस की गोली से मारे गए इस शख्स की पहचान हरियाणा के नूह के रहने वाले तालीम के तौर पर हुई। इत्तेफाक से पहलू खान भी नूह का ही रहने वाला था। उसे भी गायों की तस्करी के शक में अलवर के नजदीक ही मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों की मौत में फर्क सिर्फ इतना रहा कि तालीम जहां पुलिस की गोली से मारा गया, वहीं पहलू खान गौ रक्षकों की ज्यादती और मारपीट का शिकार होकर मौत के आगोश में समा गया। जबकि गौसेवक ये समुदाय कभी रहा ही नहीं। कौन सा समुदाय? ये मुसलमान समुदाय, कभी गौसेवक रहा ही नहीं है।
नवंबर 2017 में रामगढ़ पुलिस स्टेशन से 12 किलोमीटर के फासले पर 32 साल के उमर खान की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। पुलिस की माने तो उमर खान और उसके 2 रिश्तेदारों पर गौ रक्षकों ने तब अचानक हमला कर दिया जब वो गाय खरीद कर अपने घर ला रहे थे। ताहिर जो कि इनका गैंग लीडर था, जो कि इसको लेके आ रहा था, उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे हैं और शायद वांटेड भी चल रहा है, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि वो कई जगहों पे काउ स्मगलिंग के केसेस में वांटेड चल रहा है। इसका एक दौसा का केस है, 2 भरतपुर के केसेस हैं। और जिस प्रकार के हालात में हमें गाय मिली है उसको भी देख करके बड़े आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला गौ तस्करी। जुलाई 2017 में तमिलनाडु के कई ऐसे सरकारी अधिकारियों को भी राजस्थान में भीड़ के हाथों पिटना पड़ा जो राजस्थान से गाय और बछड़े खरीद कर अपने राज्य यानी तमिलनाडु लेकर जा रहे थे। असल में वहां के पशुपालन विभाग ने अपने लिए 50 गाय और 30 बछड़े खरीदे थे और इन्हें 5 ट्रकों में लाद कर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही ये काफिले गौ रक्षकों के गुस्से और नासमझी का शिकार हो गए। जिस गांव में भी जाती है सूचना मिलती तो गांव वाले आकर के भी उनको गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर पुलिस भी साथ में रहती है। ऐसा कुछ नहीं, पुलिस की निगरानी में सारा काम होता है। अप्रैल 2017 में पहलू खान और उसके 4 साथियों पर जिस भीड़ ने जानलेवा हमला किया उसे भी ये गुमान था कि वो गायों की रक्षा कर रहे हैं। इस हमले में पहलू खान की तो मौत हो गई, लेकिन बाकी के लोग बुरी तरह जख्मी और लहूलुहान होकर अपने अपने घरों को लौटे। ठीक इसी तरह से बिरलोखा गांव का अब्दुल गफ्फार कुरैशी भी भीड़ के गुस्से का शिकार हो गया। भीड़ का कहना था कि अब्दुल गफ्फार असल में अपने मीट शॉप में गाय का मांस बेच रहा था। एक दूसरे मामले में गुस्साई भीड़ ने राजधानी जयपुर में होटल हयात रब्बानी के मुलाजिमों पर हमला ये कहते हुए किया कि वो लोगों को गाय परोस रहे हैं। बाद में प्रशासन ने इस होटल को भी सील कर दिया। मोदी सरकार ने अपने वजूद में आने के 3 साल बाद यानी मई 2017 में कसाई खानों के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी। इससे करोड़ों डॉलर की मीट और चमड़ा उद्योग को भी एक जोर का झटका लगा। और यह हालत तब हुई जब देश के कई राज्यों में पहले से ही गौकशी यानी गाय की हत्या पर प्रतिबंध था। इसके ठीक महीने भर बाद उत्तर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दिनों तक पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे ऐसे कसाई खानों पर क्रैकडाउन की शुरुआत कर दी जहां से कथित तौर पर गौकशी की शिकायतें सामने आ रही थी। हालांकि जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कसाई खानों के लिए मवेशियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के सरकारी फैसले को निरस्त कर दिया, लेकिन तब तक मीट और चमड़ा उद्योग को झटका लग चुका था। इसी के साथ गौकशी रोकने के नाम पर कसाई खानों, मीट फैक्ट्रियों और चमड़ा उद्योगों के खिलाफ ऐसे कार्रवाई शुरू हुए जिससे सरकार के असली इरादों का पता चलने की बात कही जाने लगी। गौमांस से उपजे डर की वजह से किसान और पशु कारोबारियों को एक नए किस्म की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। असल में गौरक्षा के नाम पर बढ़ी हिंसा को देखते हुए अब ज्यादातर कारोबारियों ने पुराने और बेकार हो चुके पशुधन के कारोबार से भी मुंह फेर लिया है और ऐसे में बूढ़ी और बेकार गायों को अब सड़कों पर आवारा छोड़ा जाने लगा, क्योंकि पशुपालकों के लिए ऐसे पशुओं को बगैर किसी उत्पादकता के खिलाना पिलाना भारी पड़ रहा था। और इसका असर ये हुआ कि आवारा पशु अपने अपने मालिकों से आजाद होने के बाद सीधे लहलहाती फसलों से भरी खेतों की ओर बढ़ने लगे और नुकसान करने लगे। झापुरम राजौरिया नाम के एक किसान को सिर्फ आवारा पशुओं के लिए ही अपनी खेती किसानी के काम से तौबा करना पड़ गया। राजौरिया की माने तो उसके खेतों को आवारा पशुओं ने इतना नुकसान पहुंचाया कि उसके पास ये काम छोड़ने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचा। बिल्कुल गौ तस्करी तिहारा मुख्य बिंदु है और तिहारा क्षेत्र में गौ तस्करी का धंधा बड़े जोरों पर है। जो मेऊ समुदाय के जो लोग हैं, बेचारे जो किसान हैं, जो गाय का भी पालन करते हैं, वे लोग रात को उनको छेड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि उठाए पुलिस उनको उल्टा बंद कर देती है गौ तस्करी के मामले में। स्थानीय लोगों की माने तो आवारा पशुओं की समस्या अब इलाके की एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। गौरक्षा दलों की सक्रियता का एक और असर ये हुआ कि पशुओं की खरीद फरोख्त के कारोबार में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। हालत ये हो गई कि पशुओं का कारोबार करने वाले लोग अब शिकायत करने लगे हैं कि उन्हें कई दिनों तक इंतजार करने के बावजूद अब पशुओं और खासकर गायों के खरीदार नहीं मिलते। रामगढ़ पशु बाजार कभी खरीदारों से गुलजार हुआ करता था, लेकिन अब हालात इसके उलट हैं। यहाँ बमुश्किल मुट्ठी भर लोग ही नजर आते हैं।
75 साल के यादव खेती किसानी के अलावा पशुओं का कारोबार भी किया करते थे, लेकिन गौरक्षकों की सक्रियता के बाद अब उनके पूरे परिवार को नए सिरे से अपने कामकाज के ऊपर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ गौरक्षकों से ही मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि उन्हें पुलिस से भी परेशानी है। अक्सर उनकी गाड़ियां रास्ते में रोक ली जाती हैं और कभी गौरक्षक तो कभी पुलिस वाले उनकी जमकर पिटाई करते हैं। ऐसे हमें बहुत नुकसान पहुंचता है, इससे पुलिस वाले तंग करते हैं, हमसे छीना झपटी करते हैं, पैसे से भी ले लेते हैं गाड़ियों पे। 50-50, 60-60 हजार की, 40-40 हजार की आई है, 35-35 की, और जिन्हें कटे हुए ले जा रहे हैं किसान आदमी पर बच्चन ने पार रहे हैं, और कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई मजूरी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, एक्टरी नहीं, काय में लगे जाके नहीं। जयपुर के पशु बाजार की हालत भी तकरीबन वैसी ही है। इस बाजार में कभी 6 से 7 हजार मवेशी हर हफ्ते खरीदे और बेचे जाते थे, लेकिन अब पूरे हफ्ते में 2000 पशुओं की बिक्री भी मुहाल है। स्थानीय किसानों को सस्ते दाम पर अपनी पशुएं बेचनी पड़ रही है, क्योंकि अब गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी पशुओं के खरीदार यहाँ सौदेबाजी के लिए नहीं आते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थानी गौरक्षकों की भीड़ और जुल्म और सितम से परेशान है, बल्कि उत्तर प्रदेश का हाल भी राजस्थान से अलग नहीं है। यहाँ के बाराबंकी जिले की हकीकत तो और भी बेचैन करने वाली है। सुबह का सूरज उगते ही संदौली उमरपुर गांव के लड़के अपने अपने खेतों का रुख करते हैं, लेकिन इन दिनों वो यहाँ खेती के लिए नहीं, बल्कि अपने अपने खेतों में लगी फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए आ रहे हैं। 13 साल के नदीम के लिए अब पढ़ाई लिखाई का मसला पीछे छूट चुका है। बस्ते की जगह हाथ में लाठी ने ले ली और अब उसका सारा दिन खेतों में आवारा पशुओं को भगाने में ही गुजर जाता है। सुबह से हाँक रहे, सुबह से पढ़ने नहीं जाते। पढ़ने नहीं जाते? नहीं। क्यों नहीं जाते पढ़ने? ये साड़ हाँकते हैं, चर रहते हैं। किसका खेत है आपका? आप हमारा। किस चीज का है? गेहूं का। गेहूं का है जी। अच्छा, कितनी फसल खराब हो गई? 2 बीघा। कब से स्कूल नहीं जा रहे आप? 1 साल। 1 साल से नहीं जा रहे हैं। कौन सी क्लास में थे आप? 4 में। आप स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कब जाएंगे? जब फसल कट जाएगी। सर हम इंटर की पढ़ाई करते थे, ठीक है, और 2 बीघा खेती हमारी, और हमारे जो पशु हैं, मतलब पशु उनकी वजह से नष्ट हो रही है। तो सर हम बताइए, पढ़ने जाएं, बाप घर में बूढ़े हैं, अब सर हम पढ़ने जाएं कि ये साढ़ हाँके, तो हमने पढ़ाई सर छोड़ दी। सर समस्या ये है, आधी फसल हो रही है और आधी ही बचा पाते हैं, क्योंकि पूरा दिन भर मतलब ये घूमते रहते हैं, यही हाँका करते हैं, और आधी तो मतलब चरी जाती है। खेतों की रखवाली से चंद मिनटों की ढिलाई भी किसानों के किए कराए पर पानी फेर सकती है। पथालिया गांव के किसान विनोद कुमार के साथ तब कुछ ऐसा ही हुआ, जब वो अपने खेतों से कुछ देर के लिए दूर गया। उसके पीछे मुड़ते ही आवारा पशुओं ने उसका पूरा का पूरा खेत ही साफ कर दिया। हमारा 60-70 हजार का हो गया। 60-70 हजार रुपए का। कितने दिनों में ये नुकसान हुआ है? ये अभी मान कर चलिए, जब से वो है बस थोड़ा थोड़ा जगने लगा, बड़ा हुआ, बस तब से चरते हैं, दिन रात हाँकते रहते हैं। दिन रात हाँकते रहते हैं जी। रात में भी हमने सुना है इस गांव में आप लोग सोते नहीं, यही करते? जी, रातों में हाँकते हैं, जब आते हो तब हाँका करो साहब। उत्तर प्रदेश का यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकेले राज्य भर में गौशालाओं के निर्माण के लिए 447 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और गौरक्षा के लिए अलग से सेस यानी उपकर वसूलने की बात कही है। पूरे राज्य में आवारा पशुओं की परेशानी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में किसानों ने इस बार बीजेपी को उसकी कीमत चुकाने की धमकी तक दी है। गेहूं भी चढ़ गया है तो गेहूं भी काटा लगा, फिर भी उसमें गैया भी तड़प तड़प के चल लेती है। तो नुकसान हुई तो जो हमारे खेती चढ़ गया तो वो अटके का दे के करना दे, जब खेती हमारे चढ़ गया तो क्या कर लिया भाई हैं? और तो और अब आवारा पशुओं की वजह से भी नए सिरे से विवादों की शुरुआत होने लगी है। कई किसान दूसरे किसानों पर दुश्मनी निकालने के लिए आवारा पशुओं को एक दूसरे के खेत में घुसा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई आया ही नहीं और यहाँ पे फसल सब नुकसान होती चली जा रही है। यदि उनको भाई मारना पीटना, हम लोग हिंदू धर्म के क्यों गाय को मारेंगे तो है नहीं, वह खेदेंगे ही, और उससे और दूसरे भाइयों से जो बगल में खेत वाले उनसे भी झगड़ा हो जाता है, मेरे में क्यों खेत दिया, वो कहते मेरे में, अरे तो उनको कहाँ ले जाया जाए।
सरकार बेशक गौरक्षा की बात करती हो, इसके लिए नियम कानून बना रही हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। झंझौली गांव में सरकार की ओर से चलाए जा रहे गौशाला में फिलहाल 121 आवारा पशुओं को रखा गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि तकरीबन सभी के सभी बीमार और लाचार लग रहे हैं। भूसा, पानी और गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही यहाँ पर, न चोकर है न हरेरी है, क्या है यहाँ पर? चोकर हरेरी कुछ नहीं पा रहे हैं। तो गाय की सेहत कैसे? सेहत गाय की डाउन हो रही है यहाँ पर, हम बात सही कहते साफ। मैडम से बोला जाए तो अरे हो जाएगा, कब हो जाएगा। कब बना था ये गौशाला? ये का 3 महीना। 3 महीने हो गए जी। ये बताइए कि अभी तक यहाँ पे किसी गाय की मृत्यु हुई है? जी मेरी। कितनी गाय मरी? अरे मर गई हैं 10-12 थोड़ी जैसे मेहमान 10-12 मर गई हैं जी। तो कुल मिला के सुविधा नहीं दे रही है सरकार को? सुविधा का ही दिया था। हालांकि गौरक्षा आंदोलन के बाद बूढ़ी और बेकार हो चुकी गायों की मौत की तस्वीरें जब टीवी चैनलों पर उतरी तो हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से गौशाला के लिए बजट का पिटारा भी खोला। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की और इसके लिए साल 2016-17 में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2018 में गौशाला के लिए 98.5 करोड़ रुपए आवंटित किए। राजस्थान सरकार ने साल 2016-17 में गौशालाओं के लिए 138.7 करोड़ रुपए खर्च किए। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2016 में 34 गौशालाओं के लिए 34 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। हरियाणा सरकार ने साल 2017 में बजट में गौ सेवा आयोग बनाया और 20 करोड़ रुपए दिए। हिमाचल प्रदेश ने साल 2018 में शराब पर उपकर लगाए और मंदिरों से 15% गायों के लिए दान करने की अपील की, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने 32 करोड़ की लागत से देश का पहला गाय पार्क ही बना दिया। 108 गौशालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा। कहने की जरूरत नहीं है कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश में गाय को लेकर चल रही राजनीति भी अपने उफान पर है। विपक्ष का इल्जाम है कि सरकार ने गौरक्षा के नाम पर जो हौवा खड़ा किया उसकी कीमत अब गरीब किसानों को चुकानी पड़ रही है। Election issue, and why? Because it actually shows two things. One, the lack of commitment of the Yogi Adityanath government, that they earmark funds but they don't spend, and the second is corruption, that the funds which they earmark do not reach and are not used for the purpose of taking care of the cows. And then the Samajwadi Party has been talking that the cows are destroying crops, the farmers are forced to guard their cultivation even in the night, but no administration is taking any cognizance of the matter also, and Yogi Adityanath has to answer this in the elections. हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ शेल्टर नहीं देना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ गाय के ऊपर राजनीति करना चाहती थी और उससे अपना राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरी करना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम हो और चाहे गाय हो, इनसे कोई मतलब नहीं। उनके नाम पे सिर्फ ये वोट बटोरते आए हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले पर विपक्षियों पर राजनीति करने का इल्जाम लगा रही है। उल्टा बीजेपी का ये कहना है कि सरकार ने राज्य के तकरीबन सभी इलाकों में आवारा पशुओं की परेशानी से मुक्ति पा ली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने अवैध कारोबारों पर रोक लगाई, उन पर कार्रवाइयाँ की और हमने सभी प्रकार के अवैध कारोबार को बंद किया। हमारी कार्रवाइयों के चलते, कार्रवाइयों से प्रभावित होकर जो अवैध कारोबारी थे, क्योंकि उनके संरक्षक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष के लोग थे, तो उनके पास में वो परेशान हुए। ये पूरी तरीके से ये जो विषय है ये राजनीति के द्वारा प्रेरित विषय है, तो उन लोगों ने इस समस्या को पैदा करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो निराश्रित पशु हैं उन पर काम करना चालू किया, जिले जिले में व्यवस्थाएं करना शुरू किया। यूपी में कुल 285 स्लॉटर हाउस है जिनके पास बाकायदा जानवरों को काटने के लाइसेंस है। इन सभी स्लॉटर हाउस में बफेलो यानी भैंस काटे जाते हैं। चूंकि यूपी में गौमांस पर प्रतिबंध है, लिहाजा किसी भी बूचड़खाने के पास गाय को मारने का लाइसेंस नहीं है। पशुपालन विभाग ने आरटीआई के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि देश में बूचड़खानों के लिए सबसे ज्यादा बदनाम यूपी असल में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस के मामले में पहले नहीं बल्कि दूसरे नंबर पर है। यहाँ सिर्फ 285 बूचड़खाने हैं, जबकि इस फहरिस्त में पहला नंबर महाराष्ट्र का है जहाँ 316 बूचड़खाने हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में करीब 3 दर्जन बूचड़खाने ऐसे हैं
जो केंद्र सरकार से लाइसेंस प्राप्त और रजिस्टर्ड है, जिनमें सबसे ज्यादा अलीगढ़ 7, गाजियाबाद 5, उन्नाव 4, मेरठ 3 और सहारनपुर 2 में है। इसके अलावा बाराबंकी, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, झांसी, लखनऊ और बुलंदशहर में एक एक बूचड़खाना रजिस्टर्ड है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज्यादा मीट निर्यात करने वाला राज्य है। मीट निर्यात में 19% का योगदान उत्तर प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश हर साल लगभग 15 लाख किलो भैंस का मीट एक्सपोर्ट करता है। उत्तर प्रदेश में 140 अवैध बूचड़खाने और 50,000 मीट की अवैध दुकानें हैं। देश के मांस निर्यातकों ने 13 लाख टन से ज्यादा बीफ और मांस का निर्यात किया। मीट का सालाना कारोबार 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। वैसे ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ किसान ही सरकार से नाराज हैं, बल्कि कानपुर के प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग पर भी कहर टूटा है। और यह सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब 15 दिसंबर 2018 को सरकार ने 3 महीने के लिए यूपी की चमड़ा फैक्ट्रियों पर रोक लगा दी थी। सरकार का कहना था कि साल 2019 में हुए कुंभ मेले के मद्देनजर यह फैसला निहायत ही जरूरी था, ताकि चमड़ा उद्योगों का कचरा और गंदा पानी गंगा नदी में न समाए। लेकिन खुद चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का कुछ और ही कहना है। For the last 7-8 years, we had been, the tanneries in Kanpur, Unnao and Banthar had been observing staggered operation of wet operations during the Snan days of the Kumbh Mela, and as a rule we were closing our units one day prior to the Snan. चमड़ा उद्योग पर टूटे इस कहर का असर अब इस उद्योग से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ने लगा है। अभी क्या हाल? अब अभी तो जो है जो भी मालिक खाने के देते हैं। जब से काम बंद हुआ है, जब से परेशानी चल रही है, यही मन करता है कि क्या करे भाई, कुछ खुदकुशी कर ले, क्या करे क्या ना करे, कुछ जो है कुछ समझ में नहीं आता इसमें। हमने कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलानी से भी बात की, जो खुद एक चमड़ा फैक्ट्री के मालिक हैं। कारोबार करने का न्योता दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो कारोबार चल रहा है, जो अंग्रेजों के ज़माने से ये कानपुर शहर बसा हुआ और ये ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता है, और इसी के कारोबार की कमर तोड़ दी है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। The loss is going to be tremendous. We are, the units are losing money, the units are losing profit. और अगर ये हालात साजगार नहीं होंगे तो एज अ बिजनेसमैन जैसे हर एक ने तलाश किया है, सभी तलाश करेंगे। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग की हालत कुछ इतनी खराब है कि अब इन उद्योगों से जुड़े लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल शिफ्ट करने के बारे में भी गंभीरता से सोच रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि खुद पश्चिम बंगाल का चमड़ा उद्योग मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। पशुवध का विरोध और गौ रक्षा दलों की सक्रियता ने उनके काम धंधे पर भी बुरा असर डाला है। कम से कम 50 लाख लोगों को रोजी रोजगार देने वाला भारतीय चमड़ा उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाले टॉप 10 उद्योगों की लिस्ट में शामिल है। ऐसे में चमड़ा उद्योग की सेहत का असर भारत में रोजगार के ऊपर भी पड़ना तय है। टैनिंग सेक्टर का वार्षिक उत्पादन लगभग 3 बिलियन वर्ग फुट है और विश्व में चमड़े की जरूरत का 10% हिस्सा भारत पूरा करता है। फुटवेयर सेक्टर में भी भारत काफी आगे है। 2257 मिलियन जोड़े जूतों के वार्षिक उत्पादन के साथ चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर उत्पादक है। चमड़े के वस्त्र के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी। चमड़े का सामान और सहायक उपकरण के मामले में हम 5वें नंबर पर हैं, सबसे बड़े निर्यातक हैं। मई 2017 में मोदी सरकार की ओर से पशुओं की खरीद फरोख्त और पशुवध पर रोक लगाए जाने के बाद चमड़ा उद्योग के लिए रॉ मटेरियल की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों की माने तो पिछले 2 सालों से चीजें मानो थम सी गई हैं। 78 साल के अब्दुल हसन पिछले कई दशकों से कोलकाता के चमड़ा उद्योग में
रॉ मटेरियल यानी चमड़े की सप्लाई का काम कर रहे हैं। उनकी सेंट्रल कोलकाता के गोदाम में कभी काम पूरे शबाब पर था। कम से कम 6 मुलाजिम काम करते थे, लेकिन अब काम कम होने की वजह से मुलाजिमों की तादाद आधी रह गई है। बेच बाज के चला गया लोग, तो माल नहीं आ रहा है, माल भी नहीं आ रहा है, दाम नहीं मिल रहा है, लेने वाला कोई नहीं है। हालत यह है कि भारत का चमड़ा निर्यात भी साल 2016-17 के वित्तीय वर्ष में 3% नीचे गिर चुका है। साल 2017-18 की पहली तिमाही में ये 1.30% नीचे गया है, जबकि 2013-14 में इस उद्योग में 18% की बढ़ोतरी हुई थी। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के 4 पैर, 2 सींग और एक पूंछ होती है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।